जैस जैसे कि तुमने सुना भी होगा, ये काफी वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है ज्यादा करके, अब मुझे नहीं पता तुमने कितने अच्छे से पढ़ा होगा या इलेवेंथ में क्या ध्यान दिया होगा इसके ऊपर, वो मुझे पता नहीं है। बट इलेवेंथ का सबसे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफ चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या पूरी इलेवेंथ का सबसे टफ चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम को माना जाता है। ठीक है। सो यस सर। बच्चों को सबसे ज्यादा टफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस वाले चैप्टर में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम मैं भी एग्री करता हूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। इवन की सिर्फ इलेवेंथ की केमिस्ट्री का नहीं, अगर मैं पूरा ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को भी अगर मैं सबको मैचअप करके देखूं, तो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, ये इसमें कोई डाउट नहीं। बट टफ है अगर मैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तब टफ मैं बोलूंगा इसको। अदरवाइज अगर तुम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो इस चैप्टर को, तो इट इज नॉट टफ एट ऑल। मतलब इतना टफ नहीं है, सिंपल है। काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं नीट में और जे मेंस में, तो वो उसके हिसाब से टफ नहीं है। और वैसे अगर तुम एडवांस के लेवल के हिसाब से देखोगे, तो इसमें बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनकी कैलकुलेशंस बहुत लेंदी होती हैं। यस ठीक है, सर। तो एडवांस के लेवल के हिसाब से देखें तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो एडवांस के क्वेश्चन तो मतलब टाइम काफी ज्यादा खा जाते हैं, तो वो तो तुम्हें एग्जाम में देखना पड़ता है कि इतना टाइम है या नहीं है। तो ज़्यादा, क्योंकि टाइम हमें ऑर्गेनिक को पहले करना होता है एडवांस के क्वेश्चंस में, क्योंकि ऑर्गेनिक के एडवांस के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल के एडवांस के क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वो सब चीज़ें मायने करती हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इलेवंथ का भी कवर कर रहे हैं, हम ट्वेल्थ का भी कवर कर रहे हैं। ट्वेल्थ का अभी हमने एक ही चैप्टर किया है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, रेजोनेंस में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है आयनिक को। ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में आयनिक को डिवाइड किया हुआ है। एक है एलिमेंट्री लेवल, एक है एलिमेंट्री लेवल, और एक है तुम्हारा एडवांस लेवल। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, कि जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत है, जिनका लेवल इतना ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ एलिमेंट्री पे फोकस करें, उनके लिए आयनिक आसान है। जेई मेंस में और नीट में एलिमेंट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। और रही बात एडवांस की, अब जो बच्चे अच्छे हैं उनको फिर एडवांस वाले कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली, यस ताकि सर। कोई बच्चा ये ना सोचे कि उसके लिए पूरा ही आयनिक डिफिकल्ट है, तो एलिमेंट्री तो आसान है सबके लिए, एडवांस में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट्री कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांस करने लगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक यस है, सर। क्योंकि पहला पड़ाव तो हमारा जेई मेंस ही है ना, जेई मेंस क्लियर होगा तभी तो एडवांस दे पाओगे। ठीक है, तो बच्चे यस एडवांस के सर। चक्कर में मेंस में नहीं अच्छा कर पाते, तो फिर तो ना मेंस में कहीं कहीं ढंग का कॉलेज मिलता है, तो एडवांस तो रहने दो। तो फर्स्ट हम मेंस पे फोकस करेंगे, इसको हम कवर करेंगे बाद में, जब हम मान लो कि एग्जाम के थोड़ा पास पहुंच गए। ठीक है, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, हम पहले यस मेक श्योर सर। करेंगे, कि हमारा सिलेबस एटलीस्ट पूरा खत्म हो मेंस के लेवल का। क्योंकि अगर सिलेबस ही खत्म नहीं हमने किया मेंस के लेवल का, तो फिर उसका फिर आगे एडवांस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेंस में हमें अच्छा पहले परसेंटाइल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एडवांस में टाइम होता है, उसमें हम चीजों को और अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। बट हम देखेंगे पहले सिलेबस जब खत्म हो जाएगा, तो फिर ये इसको भी हम कवर कर लेंगे बाद में। और ये भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हमारा ये बेसिक स्ट्रांग हो गया, एलिमेंट्री अगर हमारा अच्छे से स्ट्रांग हो गया, तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज चैप्टर। यस सर। देखो, इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर, बढ़िया भी है, तो अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा इस वाले चैप्टर में। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है। मान लो मेरे पास, इस तरह से कर लेते हैं, मेरे पास आयन्स है, जैसे मान लो ए पॉजिटिव आयन प्लस बी नेगेटिव आयन, उसका इक्विलिब्रियम है ए बी के साथ। ए बी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये दोनों क्या है, आयन्स है। ठीक है, या फिर मान लो मेरे पास ए पॉजिटिव प्लस एस नेगेटिव का इक्विलिब्रियम है सी पॉजिटिव प्लस जेड नेगेटिव के साथ, या फिर इक्विलिब्रियम है सी एच थ्री सी डबल ओ एच एक्वस सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच पॉजिटिव। ये क्या है, आयंस, ये क्या है, मॉलिक्यूल। ये भी आयंस हैं और ये भी आयंस है। ठीक है,
तो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयन इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयन इन्वॉल्व हो, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें आयन्स है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट आयंस का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ पे टोटली सब आयंस है तो कोई बात नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल का आयंस के साथ इक्विलिब्रियम है, तो ये भी एक तरीके से इसको भी आयनिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन मतलब सुक्रोज जो होता है, तो सुक्रोज जो है उसका सोल्यूशन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि शुगर सोल्यूशन, शुगर क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आयंस में ब्रेक नहीं होता। सुक्रोज जो होता है C12H22O11, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, जो हमने आई थिंक पढ़ा भी था उसमें सोल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो जिस वजह से ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स में ही, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहता है। और ये हमें पता कैसे चला, देखो हम ऐसा तो नहीं है कि झांक के देख सकते हैं कि हाँ भाई ये मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी, इतने छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, कैसे देख लेंगे ये मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक हुआ है? तो हम कैसे जज करते थे कि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है? हम देखते थे इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता है या नहीं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता है या नहीं। तो अगर शुगर का एक्वस सॉल्यूशन मैं प्रिपेयर करूंगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं करता, वहां से हमें पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है। पर वेयर एज जब मैंने NaCl एक्वस सॉल्यूशन में देखा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने की कोशिश की तो वहां पे हुई, तो वहां से हमें पता चल गया कि ये तभी वर्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे मतलब, ऐसे सोल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पे एक रोड डालेंगे, एक यहाँ पे बीच में बैटरी लगा के चेक करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अच्छा, ठीक ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज भी नहीं होंगे ना फिर? या बिल्कुल बिल्कुल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो वो ब्रेक कर सकता है आयंस में। ठीक है, जिस वजह से बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, ये चीज होती है। तो बेसिकली फेराडे जो था अपना बंदा, फेराडे जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, एक उसने रखी वीक, एक उसने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोला उसने स्ट्रॉन्ग। वीक की कैटेगरी में उसने, इलेक्ट्रोलाइट में सब चीजें आ गई, तुम्हारा एसिड भी आ गया, बेस भी आ गया और सॉल्ट भी आ गया, हम सबके लिए इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने दो कैटेगरी रखी, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। वीक कैटेगरी में उसने वो रखा जिसका अल्फा लेस देन 5% था, मतलब जो 5% से कम डिसोसिएट हो रहा था, जो 5% से कम डिसोसिएट हो रहा था, जिसका अल्फा लेस देन 5% था, उसने उसने उसको बोल दिया कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो स्ट्रॉन्ग था उसका अल्फा अप्रोक्सीमेटली 100% आ रहा, अप्रोक्सीमेटली 100% आ रहा। ठीक है, तो उसको उसने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखा। दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि दोनों के बीच में कोई एग्जिस्ट करे, अगर करेगा तो उसको वीक ही बोल देंगे एक हिसाब से। ये तो फेराडे का लॉजिक था कि फेराडे ने ऐसा लॉजिक दिया। ठीक है, उसको भी एक तरीके से वीक ही बोल देंगे, और क्या है। ठीक है, या पार्शली स्ट्रॉन्ग या कुछ ऐसा यूज करेंगे, और क्या है। बट मोस्ट ज्यादातर ऐसा ही होता है कि क्लोज टू 100 होता है या लेस देन 5 होता है। जैसे एसिटिक एसिड, ये सब तुम देखोगे ये वीक आ जाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड इनका 5% से कम होता है। और HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 100% ही होता है। ठीक है, बीच वाले कम ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे HCl जो होता है, ये क्या करता है, 100% पूरा करता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 99.9999% कर देता है, अप्रोक्सीमेटली 100 ही हम बोल सकते हैं। तो 100% डिसोसिएट कर जाता है, जिस वजह से H+ और Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में होता है। समझ आ रही है बात? तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं?
मोटा मोटा अगर तुम्हें बताऊं, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, HClO4। तो ये जो मोटे मोटे एसिड हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HBr, HI ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करूं, तो अल्कली मेटल्स के या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो भी बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा, ठीक है भाई। और सॉल्ट की बात करूं अगर, ठीक है, तो सॉल्ट तो तुम मान लो कि सबके सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। NaCl हो गया, NH4Cl हो गया, Na2CO3 हो गया, ठीक है, Mg2S हो गया। सॉल्ट अभी के लिए जस्ट मान लो, अभी के लिए मान लो, आगे चल के हम सॉल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सॉल्ट जितने भी टाइप के होते हैं सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, अभी के लिए ये तुम चीज मान सकते हो, ठीक है। बाकी जब हम इसको डिटेल में टच करेंगे तब तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है, कि एक कैटेगरी के सॉल्ट थोड़े से वीक भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जनरली सबके सब सॉल्ट लगभग स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग यस इलेक्ट्रोलाइट की सर। कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। ओके ग्रेट, लिख लो यहाँ तक। आज तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप है, सो सिंपल सिंपल चीजें करेंगे आज तो। यस आज सर। ज्यादा कुछ मुश्किल काम तो नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं आज तो। मतलब आज सर हमें डन। एसिड बेस को ही समझना है अच्छे से आज हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम वीक एसिड देखें, तो वीक एसिड देखो, ऑर्गेनिक वाले एसिड जितने भी होते हैं ना वो सब वीक की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक वाले। तो यस चाहे तुम्हारा यस सर। एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, फिनोल हो गया, ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक, एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक। ये ये सब वीक ही होते हैं, ठीक है। कार्बोनेट, बट कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जो वीक होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनेट, यस सर। HF, HCN, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये वीक की कैटेगरी में, कुछ सर ये साइनाइड इनऑर्गेनिक है। वाली भी वीक होते हैं। हाँ ये भी वीक होता है, HCN भी वीक होता है, ठीक है। PHCOH, बेंजोइक एसिड, ये भी वीक होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वाले तो होते ही हैं, बट ये इनऑर्गेनिक वाले भी कुछ वीक की कैटेगरी में आते हैं। वीक बेस अगर देखें तो NH4OH, ये बहुत ही फेमस इनऑर्गेनिक वाला वीक बेस है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक वाला कोई भी उठा लो, नाइट्रोजीनियस बेस कोई भी उठा लो। GOC2 पढ़ लिया क्या अभी तुमने? सर स्टार्ट हुई है, अभी 2 लेक्चर हुए हैं। से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई है, तो उसमें तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ोगे GOC2 में, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत ही सर बढ़िया वही चल टॉपिक है, रहा मजा है। आएगा। सब पढ़ रहे कोई हैं। चलो, बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ स्ट्रेंथ लिया? चल रहा है। सर एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा है अभी। एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा है। यस सर। ओके बढ़िया बढ़िया, पढ़ो, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़ना, बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, यस ठीक सर। है। और जब बेसिक स्ट्रेंथ तुम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ोगे वहां पे, तो तुम ज्यादातर देखोगे कि नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में ही हम वहां पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके तो सर। ये जो नाइट्रोजीनियस जितने भी बेस होते हैं नाइट्रोजन वाले, ये सब वीक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक बेस होते हैं, यस ठीक है। सर। तो कोई भी उठा लो, ये सब वीक है, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है। सॉल्ट यस अगर सर। देखें तो सॉल्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये है क्यों वीक वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी जस्ट तुम देख लो, जैसे कि NH4CN, NH4 ट्वाइस CO3 एक्सेप्ट। अभी जस्ट इसको देख लो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्यों ये वीक की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। चलो यस सर। ये हो गए वीक। तो नेक्स्ट अब देखेंगे भाई, एसिड बेस एक्चुअल में है क्या। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे अपने एसिड बेस के बारे में। किसने बोला कि सर एसिड बेस ये है, किसने बोला ये है, किसने बोला वो है,
तो हम उन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ये है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस के लिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, हम बचपन से देखते हैं। उसने क्या बोला, उसने बोला अगर किसी एसिड को तुम वाटर में डालोगे, मतलब किसी एसिड का अगर एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, उसको वाटर में डालोगे, Yes, तो वो sir. H पॉजिटिव आयन Yes, देगा। plus. Yes, sir. वो क्या देगा, H H पॉजिटिव आयन देगा। plus. बट इसमें एक और चीज उसने बोली थी कि H पॉजिटिव आयन ओनली पॉजिटिव आयन होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव आयन। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एसिड कोई और पॉजिटिव आयन भी दे रहा है अदर देन H पॉजिटिव, ऐसा नहीं होना सर चाहिए, सर ठीक बस है। H प्लस हो। हाँ बस H प्लस नहीं, साथ में अनाइन तो कोई हो सकता है, यस अनाइन तो सर। कोई हो सकता है, बट पॉजिटिव आयन कोई और ना हो। दिस इज द ओके कंडीशन सर। ऑफ आर्हेनियस, ठीक है। ओके, और बेस के लिए इसने क्या बोला अभी, तो OH माइनस। OH माइनस। एंड एक और चीज इसमें H पॉजिटिव जैसी कोई चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। ये बात आई थिंक हाइड्रोनियम मैंने आयन, यस सर। पहले भी बताया। तो एक्चुअल यस में उसने सर। मतलब ये मान सकते हैं, ये बोला था कि हाइड्रोनियम आयन दो दे जो पानी में यस डालने के सर। बाद, ठीक है। बात करें अगर बेस की, तो बेस के लिए उसने बोला था कि जो OH माइनस आयन दे, यस ठीक सर। है। बट इसमें भी वही चीज थी कि एज अ ओनली नेगेटिव आयन यही होना चाहिए, यस सर। ओनली नेगेटिव, ठीक है, OH माइनस आयन होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जैसे एक मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, मेरे पास है CuOH Cl। तो CuOH Cl अगर देखें तो ये क्या देगा, ये पानी में अगर इसको ब्रेक डाउन OH करेंगे तो माइनस। ये देगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, यस OH सर। माइनस आयन और Cl माइनस आयन। तो इस केस में अगर देखेंगे तो इसने OH माइनस आयन के साथ Cl माइनस आयन भी दे दी है। यस तो सर। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इसको हम आर्हेनियस बेस नहीं बोल सकते, क्योंकि यस इसने सर। OH माइनस आयन एज ओनली नेगेटिव आयन नहीं दिया, इसने साथ में Cl माइनस यस आयन भी दे सर। दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, यस सर। ठीक है। ओके, और बाकी सिंपल तुम कोई भी देख लो, जैसे HCl को हम वाटर में डालते हैं तो HCl ऑब्वियसली हाइड्रोनियम आयन दे देता है प्लस Cl माइनस आयन दे देता है, तो ये एक आर्हेनियस एसिड है। NaOH यस को सर। तुम पानी में डालोगे तो ये भी हमें Na पॉजिटिव आयन दे देता है और OH माइनस आयन दे देता है, इट इज आर्हेनियस बेस, ठीक है। NH4OH को अगर तुम पानी में डालोगे तो ये भी हमें OH माइनस आयन दे देता है, इट इज ऑल्सो आर्हेनियस बेस, ठीक है। ये यहाँ पे तुम मेंशन कर लेना, इट इज नॉट आर्हेनियस बेस, ठीक है। यस सर। Okay. बस ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं इसने बोला था, बस ये चीज थी इसमें, ठीक है। और ये हमें पता ही है, मतलब बचपन से हमने ये चीज देखी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ ब्रॉन्स्टेड। व्यू से, ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। यस सर। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखें इसने क्या बोला, इसने बोला भाई H प्लस एसिड दे। वो जो प्रोटॉन प्रोटॉन डोनेट करे H प्लस दे, प्रोटॉन मींस H प्लस, और बेस यस वो सर। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो उसने सिंपल सी यस बात है, सर। एसिड बोला कि एसिड क्या है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, मतलब क्या हो, प्रोटॉन डोनर, और बेस जो वो क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब प्रोटॉन। सिंपल सी चीज इसने बोल दी, एक लाइन में इसने अपना काम खत्म किया। तो यस सर। ठीक है, प्रोटॉन मींस बेस ने चीज बोली, ठीक है। इसको और यस देखते हैं सर। डिटेल में, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। यस सर सर। हम्म, एसिड डोनेट करता है या बेस? एसिड एसिड डोनेट करता है ना, क्या किसकी बात कर रहे हो, किस किस में कंफ्यूजन है इसमें। यहाँ ये रेशियो हो रहा है।
एसिड ही डोनेट करता है ना बस, बेस एक्सेप्ट करता है। क्या तुम्हें उल्टा लग रहा है? ओके सर, सर एसिड कंफ्यूजन ही हो गया डोनेट, था। नहीं नहीं एसिड ही डोनेट करता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक लिखो सब लोग। हो गया? Yes, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, HCl को मैंने वाटर में ऐड किया और मेरे को क्या मिला, H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो इस रिएक्शन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, HCl जब कन्वर्ट हुआ Cl माइनस आयन में, तो इसने क्या किया है, H पॉजिटिव डोनेट किया है। इसने क्या है, H पॉजिटिव डोनेट किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डोनेट H पॉजिटिव। तो इसको इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ब्रोंस्टेड एसिड। इसको भी क्या बोल सकता हूँ, ब्रोंस्टेड एसिड। और अगर तुम वाटर की तरफ यस देखोगे, सर। वाटर जब यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट हुआ, तो वाटर ने क्या किया है, H प्लस एक्सेप्ट किया है। वाटर ने क्या किया है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो H plus एक्सेप्ट accept. H पॉजिटिव। वाटर ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। इस HCl ने H पॉजिटिव वाटर को दिया है, और इस वाटर के मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसने HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से ये क्या है भाई, ये बेस है। तो ये बेस है। तो वाटर वाटर जो होता है ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है, मतलब इट कैन एक्ट एज अ बेस, इट Base कैन and एक्ट एज acid. एसिड एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और एक और रिएक्शन अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल NH3 है प्लस वाटर, और ये रिएक्शन के बाद हो गया NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखें ध्यान से, तो NH3 क्या कर रहा है, NH3 जब यहाँ से कन्वर्ट हुआ, तो इसने क्या किया, H प्लस H को plus एक्सेप्ट किया। donate. और तो वाटर को अगर donate किया. देखेंगे तो एक्सेप्ट किया है ना, उस एक्सेप्ट तो किया है, डोनेट कहाँ कर दिया। अच्छा, yes. एक्सेप्ट किया है। यस सर, यस सर। अब दोगे H प्लस एक्सेप्ट हुआ है, तभी तो NH4 पॉजिटिव बना है ना। Yes, sir. ठीक है, H प्लस एक्सेप्ट किया है। तो अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो मतलब ये इसने किसकी तरह बिहेव किया है, बेस की तरह एक्ट किया है इस पर्टिकुलर Base. रिएक्शन में। और वाटर ने क्या किया, H प्लस डोनेट किया है इस केस में। ध्यान से देखोगे तो वाटर ने इसको H प्लस डोनेट किया है, Yes, इसको sir. H प्लस क्या किया, डोनेट किया है। तो वाटर एसिड है, तो मैंने क्या बोला था, वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी, डिपेंड करता है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। तो NH3 को अगर तुम देखोगे, अमोनिया को देखोगे, तो अमोनिया आर्हेनियस के हिसाब से क्या, आर्हेनियस के हिसाब से क्या इसको तुम मतलब आर्हेनियस बेस बोल सकते हो, Yes, sir. बोलो। NH3 को क्या तुम आर्हेनियस बेस बोल सकते हो? Yes, sir. यस सर। आर्हेनियस बेस बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि ये वाटर में H प्लस OH माइनस आयन दे रहा है। वाइट वाइट। Yes, sir. ओके, देखो एक तरीके से तुम बोल सकते हो, बट हम इस, क्योंकि गड़बड़ क्या है वो मैं बताता हूँ। गड़बड़ ये है, ये जो OH माइनस आयन है ये उसी बेस से आना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। Yes, sir. OH माइनस आयन जो है वो उसी बेस से आना चाहिए। ये तो वाटर से आ रहा है OH माइनस आयन, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है OH माइनस आयन, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आरएनएस के अकॉर्डिंग इट इज नॉट अ बेस, बट नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो ये H प्लस तो डोनेट सॉरी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रोंस्टेड के हिसाब से ये क्या है, बेस है। ठीक है, ओके। तो अगर तुम बेस देखोगे ब्रोंस्टेड के हिसाब से कौन कौन एज अ बेस एक्ट कर सकता है, सिंपल सी चीज है, जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सब H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं, Yes, sir. जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सब H प्लस। इसका मतलब वो सबके सब अनाइन जो हैं वो बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, तो चाहे Cl यस माइनस सर। हो,
HSF4 माइनस हो, कार्बोनेट आयन हो, ठीक है, HCO3 माइनस आयन हो, फॉस्फेट आयन हो, HPO4 2 माइनस आयन हो, S2 माइनस, O2 माइनस, SF4 2 माइनस, ठीक है। तो ये सबके सब बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट ये तो हो गया नेगेटिव वाला, नेगेटिव चार्ज आयन कर सकते हैं। एक तो नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आयन जो है, अनायन जो है, वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे जिनके पास लोन पेयर है वो भी तो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, लोन पेयर जिनके पास है, क्योंकि वो अपने लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर सकते हैं, उसको स्टेबल बना सकते Yes, हैं। sir. तो जिनके पास भी लोन पेयर है वो भी क्या है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, Yes. ठीक है। तो वो भी ब्रोंस्टेड बेस के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। जस्ट एक सेकेंड, समझ गए बात को। Yes. तो ये हो Yes, गई sir. बेसिक। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो वाटर के देखो, वाटर जब अकेला पड़ा है बेचारा, अकेला है, तो वाटर में एक रिएक्शन हो सकती है कि क्या हो सकता है कि वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अगर H प्लस डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव CO आयन plus OH प्लस OH minus. माइनस आयन, Yes, sir. ठीक है, ये चीज हो सकती है। Yes, sir. ओके, तो अब इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से मान लो ये यहाँ गया तो इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो मतलब इसने एज अ बेस की तरह एक्ट किया है, और इसने H प्लस Yes, डोनेट sir. किया तो इसने इसने एज अ एसिड की तरह काम किया, ठीक है। Yes, yes. इसलिए हम बोल सकते हैं कि वाटर इज अ एम्फोटेरिक स्पीशीज, वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशीज है, ठीक है। जैसे एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है HCO3 माइनस आयन, तो HCO3 माइनस आयन जो है ये क्या कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, Yes, और sir. क्या बन सकता है, H2CO3। इस केस में ये बेस की तरह एक्ट कर, बट ये काम और कर सकता है, ये H प्लस को, इसके पास अभी भी एक H प्लस है जो ये अभी भी दे सकता है, तो अगर ये H प्लस एक और दे दे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनेट आयन। तो इस जिस वजह से तुम HCO3 एम्फोटेरिक स्पीशीज, ठीक है, समझ गए। ये एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है, एसिड भी एक्ट करता है, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, ये उस किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एज अ किस तरह बिहेव कर रहा है, जो उस रिएक्शन में H प्लस को डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां से पता चलेगा Yes, कि ये sir. बेस की तरह एक्ट कर रहा है या एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज है, Yes, sir. ठीक है। बट अगर तुमसे कोई पूछे सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन एज अ मतलब एम्फोटेरिक स्पीशीज है या एसिड की तरह एक्ट कर सकता है बेस की तरह, तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, बेस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये H प्लस तो डोनेट करने की इसके पास अभी है ही नहीं, हैसियत H प्लस है ही नहीं इसके पास, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर Yes, सकता है, sir. तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बेस की तरह एक्ट कर सकता है, एम्फोटेरिक स्पीशीज की तरह एक्ट नहीं कर सकता। गॉट इट, समझ में आई बात, Yes, sir. यहाँ तक चीजें क्लियर है सब, Yes, sir. ठीक है। तो लिखो, यहाँ तक लिख लो सब लोग, लिखो, मैं जस्ट एक सेकंड देना, मैं अटेंडेंस भेजता हूँ तुम्हारी। हो गया, Yes, sir.
ओके, इसमें ना एक चीज होती है, जैसे मान लो HCl जो है, एक सेकंड इतना इससे थोड़ा सा गलत बन गया। मान लो HCl रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ, ठीक है, वो बना रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में देखोगे तो HCl ने क्या किया, H प्लस डोनेट किया है, तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और NH3 ने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बट अगर तुम NH4 पॉजिटिव को देखो, जैसे अगर तुम NH4 पॉजिटिव को देखो, तो NH4 पॉजिटिव जो, अगर तुम अकेला NH4 पॉजिटिव को अगर ऑब्जर्व करो, तो ये H प्लस डोनेट कर सकता है ना, इट कैन डोनेट H प्लस, Yes, sir. Yes, sir. इज द टेंडेंसी टू। और अगर अकेला Cl माइनस आयन को ऑब्जर्व करो, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम NH4 पॉजिटिव को एसिड बोल सकते हो और Cl माइनस आयन को बेस बोल सकते हो, बट यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं कंजुगेट। तुम इसको बोलते हैं Conjugate. कंजुगेट एसिड, इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। कहने का मतलब इसको बोलते हैं कंजुगेट, इस चीज को बोलते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। मतलब क्या है इस चीज का, मैं मतलब समझा देता हूँ। मान लो किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये एसिड है, तो इसने एसिड की तरह एक्ट किया, ये HCl से गया Cl माइनस आयन, तो जब ये किसी रिएक्शन में HCl से जैसे ये Cl माइनस आयन पे गया, तो यहाँ पे ये एसिड है, तो कन्वर्ट होके दूसरी साइड प्रोडक्ट में ये क्या बनाएगा, अपना कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। तो जब ये बेस इसने H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या, क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये एसिड की तरह बिहेव कर सकती है, बेस की तरह, बट ये किससे बना है, इससे बना है, तो ये उसी का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है, इसी से बना है ना। तो बेस जब रिएक्शन करता है तो वो बनाता है अपना कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड जब करता है वो बनाता है अपना कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है, इस तरीके से। समझ गए बात को? Yes, sir. Yes, ये sir. चीज, ओके, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, बट सर ब्रॉन्ज, हाँ हाँ, इधर कॉन्जुगेट का क्या मतलब रहेगा? कॉन्जुगेट समझ में नहीं आया सर, इस टर्म का क्या मतलब? कॉन्जुगेट का मतलब, बस कॉन्जुगेट का मतलब तुम इतना समझ सकते हो कि उसी से ही बना है, ये उसी का ही पेयर है, ठीक है, उसी से ही बना है, बस ये मतलब है इसका, ठीक है। मतलब एसिड ने जब अपना H प्लस डोनेट किया, तो जो स्पीशीज बचा वो उसी का ही हिस्सा है ना, उसी का ही एक पार्ट है। तो एसिड जब H प्लस डोनेट कर देता है, तो वो एक बेस बनाता है, जिसको बस कॉन्जुगेट एक कहने का तरीका है, ठीक है, एक वे है बोलने का, ठीक है। Yes, तो वो, हाँ, तो वो अपना ही एक पार्ट से, जब उसने H प्लस डोनेट किया, जो उसका पार्ट बचा, वो एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। बेस ने अगर किया तो एसिड की तरह कर सकता है, और उसने किया, एसिड ने किया, तो वो बेस की तरह कर सकता है। तो उसी का ही, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोल देते हैं, जो उससे बने होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, देखो ब्रॉन्स्टन लोरी का जो कंसेप्ट था, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था ये, ठीक है, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिली। मतलब Yes, sir. कुछ चीजों को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे BF3 हो गया, ठीक है, FeCl3 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, ये सब जो स्पीशीज मैंने लिखे हैं, ये एसिड की तरह एक्ट करते हैं, इट कैन एक्ट एज एसिड, बट ब्रॉन्स्टेड लोरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये एसिड की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास एक थर्ड कॉन्सेप्ट आया, विच इज लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलता है लुइस एसिड बेस का, ये भी सिंपल, इसने बोला कि एसिड वो है जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड, और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज
बेस, बात ही खत्म कर दी इसने, सिंपल बोल दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। सर बेस सर इलेक्ट्रॉन डोनर, सर ये इलेक्ट्रॉन सिंबल पेयर हो सकता है। हाँ पेयर मतलब ऑब्वियसली पेयर, पेयर बोल दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी ये BF3 वाली एग्जांपल थी, तो BF3 जो है, अगर तुम BF3 को देखोगे, ठीक है, BF3 जो है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस वक्त? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6। 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना इसने, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल है, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल। यस सर। तो जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, ये NH3 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है ये। यस सर ठीक है, समझ आई बात। यस सर। यस सर। और इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो तुम देख सकते हो, जैसे AlCl3 हो गया और FeCl3, सब के सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो H प्लस भी है, अकेला H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव क्या कर सकता है, NH3 से इलेक्ट्रॉन ही तो एक्सेप्ट कर रहा है, यस तो सर इसलिए ये किस, यस सर। ये हाँ, तो ये इसके पास भी खाली ऑर्बिटल है, तो वही बात होगी। ठीक है, और ये डोनेट कर रहा है, NH3 इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है और ये एसिड की तरह। ठीक है, समझ आ गई ना बात। ठीक है, तो यस इसमें सर एसिड क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एसिड क्या क्या हो सकते हैं, जिनके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो एसिड की तरह एक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो Ag पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव आयन उठा लो, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये सबके सब एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। या जिनके पास कोई खाली ऑर्बिटल हो, BF3, AlCl3, FeCl3, जहाँ जिनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल हो, खाली ऑर्बिटल हो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है क्या अभी सर ने? यस सर सर नहीं पढ़ा है। तो पढ़ा दिया सब पढ़ा दिया। सर, पूरा वैसे नहीं हुआ है सर, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर वगैरह बताइए। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो मतलब उसी में ये चीजें हम पढ़ते हैं ना, ऑर्बिटल यस वगैरह सर सब सर, कुछ। आयनिक बॉन्ड वगैरह दे रहे हैं सर इसमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये सब इनके पास खाली ऑर्बिटल है क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना सबने, तो वहां से यस पता सर चल जाता है। और कोई लोन पेयर भी नहीं है, जैसे यस 3 सर, बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने भी बना रखे हैं, बस इसके पास एक लोन पेयर भी है ना। लोन पेयर। यस तो ये तो इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। ओके, ठीक है, ये चीज होगी। बेस की अगर बात करें तो बेस की तरह कनेक्ट कर सकता है जिसके पास कोई नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, बात खत्म। ठीक है, तो वो सब बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, NH3 हो गया, ROH हो गया, तो जिनके पास भी लोन पेयर हैं या फिर नेगेटिव चार्ज है वो सबके सब एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ की बात को। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। इतना लिखो, मैं जस्ट 2 मिनट में आया, तुम इतना लिखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ जस्ट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना सबने? यस सर। यस सर। ओके सर ओके। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है तो सर हाँ हम ऐसे NH4 प्लस को एसिड और NH3 को उसका कंजुगेट बेस ऐसे ही बोल सकते हैं। या बिल्कुल बोल सकते हो, इसको एसिड बोल दो, ये उसका कॉन्जुगेट वो हो गया। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो कि जैसे मैं इसको एसिड बोल लूं और यस फिर सर। ये इसका, हाँ फिर ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसको बेस बोल दो, ये इसका कॉन्जुगेट, हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही बोल सकते हो। ठीक है ओके ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट हम किस किस के लिए डिफाइन करेंगे? एसिड के लिए करेंगे, बेस के लिए करेंगे और वाटर के लिए करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मान लो मेरे पास कोई एसिड है HA, ठीक है, कोई रैंडमली कोई एसिड है HA, ठीक है। तो Yes, अगर sir. ये क्या करेगा, ये H प्लस को डोनेट करेगा और साथ में A नेगेटिव आयन देगा। ये A नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस रिएक्शन का मैं KC Yes, sir. लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, A नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। इसी KC को हम बोलते हैं KA, विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट। इसी KA को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट। मतलब इसी KC को हम आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल देते हैं और इसका नाम दे देते हैं KA। समझ में आई बात? अब मेरे को बताओ, जितना ज्यादा H प्लस होगा, जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जितनी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब जितना ज्यादा ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितना ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितनी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ उतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? Yes, sir. यस सर। सिंपल सी चीज होगी ना, उतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देखो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, मतलब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। Yes, sir. अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इस एक्सप्रेशन में, तो Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो Yes, Ka की sir. वैल्यू ज्यादा है। यस तो सर। स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए मैं बोल सकता हूँ Ka की वैल्यू क्या होगी? लार्जर होगी। Ka की वैल्यू क्या होगी? लार्जर Yes, होगी। sir. ठीक है, तो Ka की वैल्यू कंपेयर करके, मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो कि किस कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो तुम Ka की वैल्यू में कंपैरिजन कर सकते हो। तुम नेट से Ka की वैल्यू देखो, तुम्हें पता चल जाएगा जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, और ये Ka की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। 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 ठीक है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर पे। ओके, ऐसे ही बेस के लिए अगर तुम देखोगे तो सपोजिंगली कोई बेस है MOH, ये ब्रेक डाउन करेगा M पॉजिटिव आयन प्लस OH माइनस आयन पे। अब इसका तुम केसी लिखोगे तो क्या आएगा? M पॉजिटिव आयन की एक सेकेंड, M पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे MOH की कॉन्सेंट्रेशन। इसी केसी को हम क्या बोल देते हैं? KB। बेस के केस में, बेस के केस में KB बोल देते हैं और एसिड के केस में Ka बोल देते हैं। तो सेम वही चीज है इसमें भी, सिंपल सी बात है। मोर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बेस, और दैट मीन्स KB लार्जर KB, लार्जर KB। तो बेस के केस में तुम KB की वैल्यू इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ गए बात को? ओके अच्छा, स्ट्रॉन्ग Yes, sir. बेसिस के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए अगर मैं देखो, मान लो मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जैसे कि NaOH, तो ये कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हम उसमें ऐसे रिवर्सिबल का साइन शो नहीं करते, हम उसमें सिंगल एरो का साइन शो करते हैं, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। वो क्या होता है? 100% डिसो, रिएक्शन बैकवर्ड तो आई नहीं रही, 100% डिसोसिएट हो गया। तो इसमें अगर तुमने इनिशियली मान लो 1 मोल लिया है, इसके 0 0 है,
तो इक्विलिब्रियम में, जबकि कोई इक्विलिब्रियम बना नहीं है वैसे, बट इक्विलिब्रियम में इसके 0 होंगे और इसके 1-1 होंगे, कहने के लिए इसके लिए 0 होंगे, Yes, उसके sir. लिए 1-1 होंगे, मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ओके, ये चीज है। तो इसके लिए क्या, अगर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड भी करने की कोशिश करोगे के बी, तो वो तो यहाँ पे ये 0 मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते सही मायने में तो करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही नहीं आया। ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इसकी के ए की के बी की। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ये सिंपल बातें हैं, अभी तक तो कुछ खास हमने नहीं किया। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। Yes, sir. हाँ भी हो गया। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, एक लॉ पढ़ेंगे विच इज ऑसफॉल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑसफॉल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑसफॉल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, क्या बोलता है ये लॉ? ये बोलता है भाई द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी बोल दूं इसको, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ अ वीक electrolyte is directly proportional to the, is directly proportional to the, is directly proportional to the square root of dilution, to the square root of dilution। लो ये अभी इसको प्रूफ करेंगे, पर लो क्या बोल रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब कहने का ये है कि हम जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे, हम जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट कर सकता है, ज्यादा डाइल्यूशन करने पे, मतलब जितना ज्यादा पानी मिलाते रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उतना ज्यादा डिसोसिएट करने की इसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। Yes, sir. दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब इसको प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई HA एसिड है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई वीक एसिड है, ये ब्रेक डाउन करेगा H पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव आयन पे। ठीक है, इनिशियली मान लो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 मोल मान लो, इनिशियली 1 मोल ले लिया, ये स्टार्टिंग में 0 इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक में से कितना टूटेगा, अल्फा, ये कितना बनेगा अल्फा, ये कितना बनेगा अल्फा। ठीक है, मान लो Yes, sir. वॉल्यूम V है, लेट कर लो वॉल्यूम V है, लेट वॉल्यूम कितना मान लो V, तो कॉन्सेंट्रेशन सबकी क्या आ जाएगी, VV अपॉन VV कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखूं तो अगर मैं Ka लिखूंगा तो Ka क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H A की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा सबकी वैल्यूज पुट करो, इसकी अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V, और इसकी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ठीक है, एक V से एक V कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा, K की वैल्यू किसकी होगी भाई, अल्फा स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली अल्फा के इक्वल बोल सकता हूँ,
क्योंकि वही चीज है, अल्फा जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभी हमने देखा वो लेस देन 5% होता है। तो Yes, एक के sir. कंपैरिजन, एक से अगर तुम 0.05 माइनस भी करोगे तो उस पर क्या नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, तो हम 1 माइनस अल्फा को अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा मान लोगे अगर 1 माइनस अल्फा को, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट के इंटू वी। ठीक है, तो दैट मीन जो अल्फा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, क्योंकि के तो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली और वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। तो वी ही तो डाइल्यूशन है, वी का ही तो मतलब डाइल्यूशन है। 1 माइनस क्या अल्फा का अल्फा का 1 माइनस अल्फा को, वन नहीं माइनस सॉरी सॉरी अल्फा को वन मान सॉरी लेंगे। 1, हाँ सॉरी सॉरी 1 मान, हाँ हाँ सॉरी वही 1 वन मान, मानने 1 मान लेंगे क्योंकि अल्फा बहुत ही छोटा होता है, लेस देन 5%। ठीक है, तो 1 मान लेंगे। ठीक है, ओके, तो अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया अंडर रूट ऑफ वी। अब वी ही तो डाइल्यूशन है, जितनी ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ही तो बढ़ता है सोल्यूशन का, जितनी Yes, ज्यादा sir. डाइल्यूशन करते जाते हो तो सोल्यूशन का वॉल्यूम ही तो बढ़ता है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर Yes, sir. दिया कि जितना जितना तुम सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ ठीक है, जाएगी। बस ये चीज है। अगर तुम वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दो, अगर वॉल्यूम तुम इनफाइनाइट कर दो तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेटली 1 100. के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, Yes. 100% के अप्रोच करेगा मतलब। ठीक है, Yes, ऑलमोस्ट, sir. अगर वॉल्यूम हम इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे क्या, बस ठीक है, हो गया प्रूफ, अब क्या लिखने की जरूरत है इसमें। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे इसमें अब ना हम किसी वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं क्या आती है किसी वीक एसिड के लिए। तो फॉर एग्जांपल वो भी मेरे पास सेम वही एग्जांपल लेते हैं, एच है, एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन करेगा। इनिशियली अगर हम देखें एक मतलब इनिशियली मान लेते हैं इसकी, इनिशियली मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अब ये चीज तुम्हें समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, एक में से अल्फा जाता है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक में से अल्फा जाता है, तो सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा, और ये कितना Yes, बनेगा, sir. सी अल्फा सी अल्फा। ये चीज तो अल्फा. हम बार बार देख चुके हैं। के ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, चलो लिख लो एक बार यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। So done. ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर दी थी। तो के ए की वैल्यू अगर देखें तो किसके इक्वल आ रही है, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। देखो यहाँ से हम सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस अल्फा को यहाँ पे फिर से हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1. 1 मान One लो। के equal. बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या, तुम इसको 1 मान लो, अब क्या आ जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। मान लो तुम्हें के की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, वहां से तुम अल्फा निकालते हो। तो अगर अल्फा लेस देन 10% आता है, 10% बोल लो या फिर 0.01 बोल लो। ठीक है, अगर अल्फा 10% मतलब 0.1 होगा ना, आई थिंक यस सर। Yes, sir. 10
अगर अल्फा लेस देन 0.1 आता है तो फिर तो मान लो कि हमारी अप्रोक्सीमेशन सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस मतलब इतनी अप्रोक्सीमेशन लेने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अल्फा इतना कम आ रहा है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर अल्फा ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है या ग्रेटर देन 10% आ रहा है तो फिर हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेनी, ठीक है, तो फिर हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेनी, ठीक है, फिर मतलब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसको 1 - अल्फा लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दें। पर जनरली जितने क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर केसेस में ये लेस देन 0.1 ही होता है। कोई 100 में से एक क्वेश्चन है जिसमें वो नहीं देंगे, क्योंकि उसमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, पर वो ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है, खासकर जेईई मेंस में। एडवांस में है अगर दे दे, बट चेक जरूर कर लेना एक बार, और वो तुम्हें खुद ही आइडिया भी हो ही जाएगा के की वैल्यू देख के कि अल्फा जो है वो 0.1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, ठीक है। तो लेस देन कम 1 कम है तो सही है, तो ग्रेटर देन 0.1 है तो अप्रोक्सीमेशन हमारी गलत है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन को हमें फिर से सही करना पड़ेगा। यस सर। तो फिर हाँ, फिर इस केस में हम 1 - अल्फा को, सॉरी, 1 के इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है, चलो ठीक है। बट चलो ज्यादातर केसेस तो यही होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक हमें अल्फा का फॉर्मूला मिल गया है, यही हमें डिराइव करना था, विच इज इक्वल टू √k/c, ठीक है। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जो अल्फा है, अल्फा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के रूट के, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली था, तो कॉन्सेंट्रेशन के तो इनवर्सली आएगा, सही है ना, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, तो इसके बारे में एक चीज लिख लो, द फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू √k/c, और अगर बेस के लिए डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √kb/c इज वैलिड ओनली, इज वैलिड ओनली फॉर वीक मोनोबेसिक, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, और बेस लाइक, बेस लाइक कौन कौन से, CH3, COH, HCl, सॉरी एसिड लाइक आना था यहाँ पे, सॉरी ठीक है ठीक है, और एसिड लाइक, ठीक है। विच कैन, इसमें साथ में बेस भी लिख सकते हो, दोनों के लिए, मतलब फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड एंड, और वीक या यहाँ पे एंड करके लिख लो, एंड वीक मोनो एसिडिक बेस लाइक, ये चीज लिख लो, ठीक है, NH4OH, ये सब बात है, समझ गए ना बात को, मतलब वीक मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। यस अगर सर। डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक होगा तो उसके लिए फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, जो कि एडवांस, जो आयनिक एडवांस वाला सेक्शन है हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक यस है। सर। नॉर्मल एलिमेंट्री में इतना नहीं आता, और ना ही जेईई मेंस में इतना ज्यादा पूछा जाता है, इसमें नॉर्मली मोनो में ही काम चल जाता है। डाई ट्राई का केस आएगा तो वो एडवांस में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रहे कि इन्हीं के लिए ही वैलिड होता है, मोनो के लिए वैलिड होता है सिर्फ, ठीक है। विच कैन गिव, विच यहाँ पे लिख लो, विच कैन गिव, विच कैन गिव ओनली H पॉजिटिव, ओनली 1 H पॉजिटिव और OH माइनस, और OH माइनस, ठीक है भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अब, पहला क्वेश्चन लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का,
ठीक है, तो क्वेश्चन है भाई, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, द dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 is power 5 at 298 Kelvin. Calculate its degree of dissociation. Calculate its degree of dissociation and hydronium ion concentration मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है, नहीं सॉरी, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड तुम्हें गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 0.1 मोल, 0.1। तुम्हें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। करो एक बार, सब लोग अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को एक बार। सॉल्व हुआ किसी का? यस सर। क्या आंसर है? 1.3 into 10 to the power minus 2 1.3 into 10 to the power minus 2, okay। alpha And हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सर अभी निकाल लेंगे। निकालो निकालो। सर मेरी कंसंट्रेशन 1.5 into 10 raised to the power minus 2 आ रही है। अच्छा, आंसर शायद कुछ और है। ठीक है, एक बार देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं दो तीन चीजें तुम्हें बता दूं। पहली चीज, आयनिक में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? देखो,
बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम को देखोगे तो पता नहीं कितने फॉर्मूले, तो बच्चे हर एक फॉर्मूले को रट्टा मार लेते हैं। वो अल्फा के फॉर्मूले को रट्टा मार लेंगे, वो पीएच के फॉर्मूले को रट्टा मार लेंगे, वो बफर के फॉर्मूले को अलग, हर एक फॉर्मूले को रट्टा मार लेंगे। यस सर। बट उनके डेरिवेशंस उनके दिमाग में होते नहीं है, वो डिराइव कैसे किएंगे। तो हम फॉर्मूले तो रटेंगे, बट ऐसा नहीं कि सब रटेंगे, जिसकी जरूरत है उसी को रटेंगे। जैसे ये अल्फा का फॉर्मूला तुम रट सकते हो, बट अगर नहीं भी रटा हो तो मेरे हिसाब से 5 या 10 सेकंड में तुम डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर फॉर्मूले तुम्हें नहीं भी रटे हो, बट अगर डेरिवेशन हमारे कॉन्सेप्ट हमारे पास हो, डेरिवेशन हमारे पास हो, तो कोई फॉर्मूला दूर नहीं है डिराइव करने से। ठीक है, बट अगर फॉर्मूला याद हो तो बेटर है, टाइम कम वेस्ट होता है। बट हमें ये जरूर दिमाग में रखना है वो फॉर्मूला बना कैसे है, क्योंकि तुम नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लोगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे आयनिक के। ठीक है, और खासकर एडवांस का तो कोई क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो हर क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज जरूर जरूर करनी है कि इसकी इक्वेशन को ऐसे जरूर लिखना है कि एसिटिक एसिड है तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, एसिटेटाइन प्लस एच पॉजिटिव, इस चीज को जरूर लिखना है। और यहाँ पे इस चीज को फिर जरूर मेंशन करना है कि इनिशियली हमारे पास जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी गिवन है, 0.1, और यहाँ पे 0.0 है इनिशियली। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे इस चीज को जरूर लिखना है हमेशा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये 0.1 में से 0.1 अल्फा जाएगा, जैसे सी माइनस सी अल्फा होता है। ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा, ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा। अब देखो अगर तुमने फॉर्मूला रटा हो, तुम्हें पता ही नहीं है ये फॉर्मूला कैसे बनाया, तो तुम क्या करोगे, सीधा अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट के अपॉन सी अल्फा निकाल दोगे। फिर जब यहाँ पे मान लो, जैसे इसमें तो एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो, सेम ही चीज है। एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, बट वो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ सकता था, सी एस सी सी डब्ल्यू माइनस आयन एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ सकता। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सोचते हैं एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला तो हमने कोई याद किया ही नहीं है। और ध्यान से अगर देखोगे तो इक्विलिब्रियम में एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये दिख तो रही है साफ। ठीक है, तो ये यस चीज सर। पता होनी जरूरी है, ब्लाइंडली हमें रटना नहीं है फॉर्मूले को, बस इस चीज का बच्चे आयनिक में यही दिक्कत कर जाते हैं, ब्लाइंडली रट लेते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, तो वो काम नहीं करना। तो अब यहाँ पे सिंपली तुम सीधा अब अल्फा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो हम सीधा इसको पूरा डिराइव भी कर सकते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के ए अपॉन सी। ठीक है, और यहाँ से अगर देखोगे तो के ए की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0.1। ये ऊपर जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁴। 1.8 का अंडर रूट फाइंड करोगे तो 1.3 आता है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। यस सर। ये आ जाएगा 10⁻⁻²। तो अल्फा 0.1 से तो वो आ रहा है, कम ही आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया। अब निकालनी है हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 इंटू अल्फा, अल्फा कर दो 1.3 इंटू 10⁻²। तो देख लो ये 10 नीचे जाएगा तो 1.3 इंटू 10⁻³ हो गया। बोलो भाई, यस सर। सही है, सिंपल। यस सर। यस सर। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को डील करना है, हर एक क्वेश्चन को इस तरह से डील करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। क्लियर है ये क्वेश्चन, डाउट है किसी को? नो यस सर। सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव calculate concentration of OH minus ion in 0.01 molar solution of ammonia if Kb equals to 1.76, sorry, 1.76 into 10⁻⁻⁵। करो इस क्वेश्चन, जिसका हो जाए हैंड रेस करके आंसर बता दो।
नहीं हुआ अभी तक? सिंपल है, NH3 4.9 into 10 to the power minus 4. कितना 4 9 1919. आंसर मेरे को भी नहीं पता यार, देखते हैं एक बार। NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन, तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01, इसकी 0.0, इक्विलिब्रियम पे 0.01 माइनस 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा। ठीक है, डायरेक्टली अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट KB अपॉन C। KB की वैल्यू कितनी, 1.76 इंटू 10⁻⁻5, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻2 बोल दे। Minus 2. Yes. ये ऊपर जाएगा तो 1.76 इंटू 10⁻3। Yes, sir. Okay. Approx 4.5. इसका रूट Sir, approx 4 point. 4.1 into 10 to the power minus 2. 4.1 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो पॉइंट 10⁻⁻2 को हटाओगे, पॉइंट तुम्हारा जो पॉइंट है वो जाएगा 0.041। 0.04. Yes. तो पॉइंट वन से तो छोटा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना था, इसमें OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू अल्फा 0.041। तो फाइनली जो तुम्हारा आ जाएगा वो 0.041 इंटू 10⁻, मतलब यही आ गया। इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो 4.1 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। Minus 4. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. दिस इज आंसर। ओके, Yes, कह रहे sir. सिंपल है, मतलब कोई मुश्किल Yes, नहीं है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट से चलते जाओ, Yes, sir. चीजें चलती जाएंगी। ठीक है, ओके। ठीक है सर? भाई, हाँ हाँ बोलो। सर ये डिसोशिएशन नहीं करना था सही से, जैसे अभी आपने NH3 प्लस H2O किया हाँ है, NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, हाँ, लेकिन CH3COOH को आपने CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन, ये कैसे करते हैं? मतलब पूछ रहे हो कि मैंने CH3, देखो CH3COH जो है इसके पास H प्लस है ना, इसने H प्लस डोनेट किया, या फिर इसको तुम वाटर के साथ, देखो वाटर को मैं इसमें भी वाटर को नहीं लिख, हो सकता मैं ना लिखता, कोई दिक्कत नहीं थी। वाटर का प्रेजेंस कुछ मायने नहीं रखता, वो तो कांस्टेंट होता है। पर वाटर तो एक्चुअल में होता है हर केस में, वो कई बार हम लिख देते हैं, कई बार नहीं। इस केस में भी है, इस केस में H प्लस इसको डोनेट करेगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा प्लस एसिटेट आयन, ओके, बट ऊपर इसकी भी उसने कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन बनाया था। हाँ 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 बिल्कुल। ओके सर, हम्म, ठीक, थैंक यू सर, गुड ओके आफ्टरनून। ओके, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं लेक्चर, फिर आगे नया कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इतना टाइम नहीं है फिलहाल कि कोई नई चीज स्टार्ट करें, तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और अब तुम क्या करोगे, होमवर्क में हमने 1 to 30 क्वेश्चन दिए थे, अब एक्सरसाइज 2 फुल कर लो। Okay, sir. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर पूरी एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे इसकी। ठीक है, Sir. ओके, ठीक है। थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा, देखो मुझे भी पता है मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा है, बट कुछ कर नहीं सकते, अब फास्ट नहीं चलेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, और सिलेबस खत्म नहीं होगा तो फिर तुम भूल जाओ कुछ कर पाओगे। ठीक है, एटलीस्ट हम सिलेबस अगर एक टाइम के पहले खत्म कर लेंगे, तुम्हारे पास कुछ टाइम बचे प्रैक्टिस करने के लिए आगे। ठीक है, Yes, sir. अगर अकेला 12th का कवर सर करना होता फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, 11th का भी सर करना सही है है तो, इतनी स्पीड। हाँ इतनी स्पीड ठीक है ना, ज्यादा लगे तो कोई Yes, बात Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, sir. ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके चलो बाय बाय। Good evening, Good sir. evening, sir. ओके, गुड इवनिंग।